हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल हैं। हमने लास्ट जो अभी तक डिस्कशन किया है उसके अंदर आपको मैंने लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का जो मॉडिफाइड वर्जन है वो मैंने आपको बता दिया था, और उसकी एप्लीकेशंस जिसमें आपको मैंने न्यूट्रलाइजेशन का भी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। और न्यूट्रलाइजेशन में हमने देखा कि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन एंड पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन का क्या कॉन्सेप्ट है। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन में हमने डिस्कस किया था कि जो मिली इक्विवेलेंट्स हैं एसिड के, वो मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेसिस के 100% इक्वल होते हैं, या मिली इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडेंट मिली इक्विवेलेंट ऑफ रिडक्टेंट के इक्वल होते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये मैं आपको आज टाइट्रेशन जो टर्म है, टाइट्रेशन जो प्रोसेस है, उसके अंदर भी बताऊंगा। एक्चुअली टाइट्रेशन में हम एसिड के मिली इक्विवेलेंट को बेस के मिली इक्विवेलेंट के इक्वल ही करते हैं। टाइट्रेशन, इसको हम टाइट्रीमीट्री या फिर वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस भी बोलते हैं। तो कई जगह आप लिखा हुआ देखेंगे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, टाइट्रीमीट्री, टाइट्रीमेट्रिक कहीं टर्म आप देखेंगे, या टाइट्रेशन आप लिखा हुआ देख रहे हैं, इसका मतलब ऑल आर सेम, सब कुछ सेम है। नाउ सबसे पहले मैंने यहां पर डेफिनेशन में लिखा है टाइट्रेशन एक्चुअली एक प्रोसेस है। टाइट्रेशन इज अ कॉमन लेबोरेटरी मेथड, ओके, या हम इसको ये भी बोलते हैं और क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस। हम यहां पर क्वांटिटी को डिटरमाइन करेंगे, इसलिए इसको क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस भी बोलते हैं, है ना। बाय विच वी कैन डिटरमाइन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अननोन सॉल्यूशन। इसके ऊपर मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अननोन सॉल्यूशन। ये अननोन सॉल्यूशन क्या होता है वो मैं आपको भी बताता हूं। तो देखिए, इस अननोन सॉल्यूशन को हम ये भी नाम देते हैं एनालाइट, या ऐसा सब्सटेंस जिसको हमको एनालाइज करना है। तो एनालाइट बोल लीजिए, अननोन सॉल्यूशन बोल लीजिए, एक ही बात है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अननोन सॉल्यूशन को हम निकालना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नोन सॉल्यूशन। अब आप देख रहे हैं कि सर ये नोन और अननोन ये कैसी टर्म्स हैं, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहां पे लिखा है नोन सॉल्यूशन। नोन सॉल्यूशन हम इसको आज के बाद ये भी नाम दिया करेंगे स्टूडेंट्स, टाइट्रेंट, या हम इसको ये भी बोलते हैं टाइट्रेटर, और या फिर हम इसको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो नोन सॉल्यूशन बोल लीजिए, टाइट्रेंट बोल लीजिए, टाइट्रेटर बोल लीजिए, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बोल लीजिए, इट इज योर चॉइस। नाउ मैंने यहां पर लिखा है, देखिए नोन का मतलब ही यहां पर यह है हुज कॉन्सेंट्रेशन इज नोन इनिशियली, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली पता है। मान लेते हैं कि ये N1 है, ये नोन है, नॉर्मेलिटी N1, बट इनिशियली वॉल्यूम इज अननोन। इसका वॉल्यूम इनिशियली अननोन होता है, ठीक है। इट्स वॉल्यूम इज नोन एट एंड पॉइंट। इसके वॉल्यूम को मेजर किया जाता है और इसके वॉल्यूम को एंड पॉइंट पर पता किया जाता है। एंड पॉइंट हम इसको पॉइंट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट, इसकी भी अभी मैं आपको आगे डेफिनेशन लिख रहा हूं। तो हमने क्या लिखा यहां पर, नोन सॉल्यूशन या स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जो कॉन्सेंट्रेशन जिसकी पता होती है, N1 इज नोन, बट जिसका वॉल्यूम हमको एंड पॉइंट पर पता चलता है, वो नोन सॉल्यूशन होता है। तो मैंने यहां पे लिखा है लेट V1 इज 25 मिलीलीटर। ये जो वॉल्यूम है ये हमको एंड पॉइंट पर पता चला 25 मिलीलीटर। इस वॉल्यूम को हम ये भी बोलते हैं टाइट्रेशन वॉल्यूम, टाइट्रेशन वॉल्यूम, ओके। और इसके बाद फिर मैंने लिखा है अननोन सॉल्यूशन। तो अननोन सॉल्यूशन क्या है वो भी मैं आपको यहां पर बताता हूं। इसको हम आज के बाद ये भी बोलेंगे टाइट्रेंड। हमने नोन सॉल्यूशन को लिखा टाइट्रेंट, अननोन सॉल्यूशन को लिखा टाइट्रेंट। तो अननोन जैसे नाम से समझ में आ रहा है, अननोन इसका मतलब यह है कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन जिसको मैंने N2 मान लिया है वो इनिशियली अननोन है। यही तो स्टूडेंट हमको पता करनी है, N2 ही हमको पता करना है। और जबकि यहां हमको N1 पहले ही पता था, नोन सॉल्यूशन में V1 पता चल चुका है, इसका मतलब मुझे N1 V1 पता चल चुके हैं। ये मिली इक्विवेलेंट है ऑफ नोन सॉल्यूशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां पे मैंने लिखा है हुज कॉन्सेंट्रेशन, मतलब N2 क्या है, अननोन है इनिशियली, एंड
टू बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ये जो नोन सॉल्यूशन है जिसको हमने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बोला, इसकी हेल्प से हम अननोन सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को निकालने की कोशिश करते हैं। इसी प्रोसेस को हम टाइट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, इसका जो वॉल्यूम है अननोन सॉल्यूशन का, वो इनिशियली हमको पता होता है स्टूडेंट्स। वॉल्यूम इज नोन इनिशियली। मैंने मान लिया है कि वॉल्यूम इसका 20 मिलीलीटर है। ठीक है, जो हम पिपेट से लेते हैं। ये पिपेट क्या होता है, तो इसके लिए मैं आपको यहां पर थोड़ा सा जो इंस्ट्रूमेंटेशन सेटअप है, आगे आप अपनी स्कूल की लेबोरेटरी के अंदर भी ये करेंगे टाइट्रेशन, तो वो मैं आपको थोड़ा सा पहले समझाता हूं और फिर वापस इन टर्म्स को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये आप सबसे पहले यहां पर देख रहे हैं मेरे हाथ में ये एक ग्लास से बना हुआ एपरेटस है। ग्लास से बना हुआ एपरेटस, इसको बोलते हैं ब्यूरेट। ये ब्यूरेट है, ग्लास से बना हुआ, और इसके अंदर ये मेनिस्कस होता है, ये लेवल होता है यहां पर। ठीक है, यहां इसमें सबसे टॉप पर लिखा हुआ है 0 मिलीलीटर यहां, और यहां इसमें लिखा हुआ है 50 मिलीलीटर। 50 मिलीलीटर, इसका मतलब इसके अंदर हम 50 मिलीलीटर तक सॉल्यूशन को फिल कर सकते हैं। ये स्टैंड है स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये स्टैंड है, ये दिस इज स्टैंड। ये जो स्टैंड है, इस स्टैंड पर हम इस ब्यूरेट को ऐसे यहां पर होल्ड कर देते हैं इस नॉब के अंदर। ये मैंने इसको यहां पर होल्ड कर दिया है, ये देखिए, ये मैंने इसको होल्ड कर दिया है। ठीक है, दूसरी बात, ये है कोनिकल फ्लास्क। दिस इज कोनिकल फ्लास्क। ये देखिए, ये कोनिकल फ्लास्क है, कोनिकल फ्लास्क। ओके, और इस कोनिकल फ्लास्क के अंदर, ये भी ग्लास से बना हुआ कोनिकल फ्लास्क है, यहां पर एक लेवल है, ये लेवल है। अभी अकॉर्डिंग आपको करके दिखा रहे हैं तो आपको ऑब्वियसली विजिबल नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये कोनिकल फ्लास्क का यहां पर एक लेवल है जिसको मेनिस्कस बोलते हैं। अच्छा, जो मैं पिपेट की बात कर रहा था, ये देखिए, ये पिपेट है, दिस इज पिपेट, ये पिपेट है, और इस पिपेट पर यहां मेंशन है 20 मिलीलीटर। ये मेंशन है यहां पे 20 मिलीलीटर, ये 20 आपको दिख रहा होगा, 20 मिलीलीटर ये मेंशन है, ये पिपेट है। तो दिस इज पिपेट, जो भी ग्लास से बना हुआ है, 20 मिलीलीटर। ऐसे मार्केट में 10 मिलीलीटर, 25 मिलीलीटर इस टाइप के पिपेट्स आते हैं। जो ब्यूरेट है वो हमेशा 50 मिलीलीटर का ब्यूरेट आता है। ओके, अच्छा, इसके साथ साथ जैसे यहां ये देखिए, ये फनल है, ये फनल, और ये टेस्ट ट्यूब स्टैंड है, ये टेस्ट ट्यूब स्टैंड, ये टेस्ट ट्यूब स्टैंड है। ये देखिए, इसमें यहां पर ये मैंने टेस्ट ट्यूब भी लगा रखा है, ये टेस्ट ट्यूब। ठीक है, अब हम टाइट्रेशन में करते क्या है, टाइट्रेशन को कैसे परफॉर्म करते हैं, वो आपको मैं यहां पर करके दिखाऊंगा। सबसे पहले, जैसा हमने नॉन सॉल्यूशन की बात करी, तो जो जनरली नॉन सॉल्यूशन होता है स्टूडेंट्स, जिसको हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन भी बोलते हैं, उसको हम यहां पर ब्यूरेट में भर लेते हैं। तो जैसे ये मैं फनल के थ्रू यहां पर मैंने इसको लगाया, और ये मैंने नॉन सॉल्यूशन को इसके अंदर फिल कर लिया। ये देखिए, नॉन सॉल्यूशन को मैं इसमें 50 मिलीलीटर तक फिल कर लेता हूं। ये देखिए, ये मैंने इसको 50 मिलीलीटर तक यहां पर फिल कर लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ अब हम क्या करते हैं, तो ये तो हो गया आपका नॉन सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बाद जो अननोन सॉल्यूशन है, उसको हम यहां पर पिपेट से इसको सक करते हैं। ये मैं इसको यहां पर पिपेट से सक करूंगा, ये देखिए, और सक करके मैं इसको इस कोनिकल फ्लास्क में यहां पर ट्रांसफर करूंगा। ये मैंने इसको कोनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर कर दिया है स्टूडेंट। ये देखिए, इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूं, सो दैट कि आपको और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ये मैंने इसको और ऊपर कर दिया है, और ये अब आपको देखिए कोनिकल फ्लास्क भी दिख रहा होगा। ठीक है, तो ब्यूरेट के अंदर क्या है, नॉन सॉल्यूशन, और कोनिकल फ्लास्क में क्या है, अननोन सॉल्यूशन। अननोन सॉल्यूशन जिसकी कॉन्सेंट्रेशन मुझे नहीं पता, ये मुझे पता करना है, लेकिन
क्योंकि मैंने पिपेट की हेल्प से 20 मिलीलीटर सॉल्यूशन को इस कोनिकल फ्लास्क में अननोन सॉल्यूशन के ट्रांसफर किया। इसका मतलब इसका वॉल्यूम मुझे पता था, V2 मुझे पता था 20 मिलीलीटर। क्लियर हो गया सभी को? अब हम क्या करते हैं, यहां नोन सॉल्यूशन है, यहां अननोन सॉल्यूशन है, दोनों को आपस में रिएक्ट कराते हैं। तो जैसे ये यहां पे आप नॉब देख रहे हैं, इस नॉब को मैं खोलूंगा और खोल के मैंने देखिए यहां पर सॉल्यूशन को इसमें ट्रांसफर करना स्टार्ट किया और फिर ऐसे मैं शेक करूंगा, ये ऐसे। इसका मतलब अननोन और नोन सॉल्यूशन की रिएक्शन हो रही है। ये रिएक्शन यहां पर स्टार्ट हो गई है नोन और अननोन सॉल्यूशन की। और ऐसे हम यहां पर एक पॉइंट आएगा, एक ऐसा वॉल्यूम जो नोन सॉल्यूशन का है, उस वॉल्यूम पर हम देखेंगे कि जो कोनिकल फ्लास्क है इसके अंदर कलर चेंज हो रहा है। कलर चेंज जो सबसे पहला यहां पर वॉल्यूम ऐड करने पर एकदम स्लाइटली कलर चेंज दिखेगा, दैट इज एंड पॉइंट। तो एंड पॉइंट का मतलब होगा कि इस वॉल्यूम को ऐड करने से, जिसको भी हमने बोला टाइट्रेशन वॉल्यूम को ऐड करने से यहां न्यूट्रलाइजेशन हो गया। इट मींस जो भी नॉन सॉल्यूशन के मिली इक्विवेलेंट है N1V1, वो अननोन सॉल्यूशन के मिली इक्विवेलेंट मतलब N2V2 से के इक्वल हो गए। तो हम इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो ये है ओवरऑल टाइट्रेशन का प्रोसेस स्टूडेंट, जो हम स्कूल लेबोरेटरी में करते हैं। ये या तो एसिड बेस टाइट्रेशन हो सकती है और या फिर ऑक्सीडेंट रिडक्टेंट टाइट्रेशन हो सकती है। ऑक्सीडेंट जैसे हमने बहुत फेमस ऑक्सीडेंट पढ़ा है पोटेशियम परमैंगनेट, रिडक्टेंट जैसे फेरस अमोनियम सल्फेट, इसको मैंने आपको रिडॉक्स रिएक्शन में मोहर सॉल्ट भी बोला था, फेरस अमोनियम सल्फेट। तो उन दोनों के बीच में रिएक्शन। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, ये कलर चेंज नहीं आता, डायरेक्ट हमने एक एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करा दिया तो कलर चेंज नहीं आता। तो एसिड बेस टाइट्रेशंस में हम जनरली क्या करते हैं, इंडिकेटर्स भी यूज करते हैं, प्रेफर करते हैं। इंडिकेटर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स माने वीक ऑर्गेनिक एसिड होते हैं या वीक ऑर्गेनिक बेसिस होते हैं, जो हमको एंड पॉइंट को डिटेक्ट करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो इंडिकेटर्स की डेफिनेशन होती है ऐसा सब्सटेंस, फॉरेन सब्सटेंस मतलब जो हमने बाहर से मिलाया है, विच इज वीक ऑर्गेनिक एसिड और वीक ऑर्गेनिक बेस। जैसे आपने शायद नाम सुना होगा फिनोल्फथिलीन। तो फिनोल्फथिलीन इज इटसेल्फ वीक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, जो एसिड बेस रिएक्शन में स्टूडेंट्स यूज होता है। या फिर मिथाइल ऑरेंज। अच्छा, जो ऑक्सीडेंट रिडक्टेंट जो रिएक्शंस होती हैं वो एक्चुअली उसके अंदर हम ऑक्सीडेंट रिडक्टेंट के अंदर हम यहां पर अगर देखें तो वहां पर पोटेशियम परमैंगनेट इटसेल्फ एक इंडिकेटर की तरह यूज करता है, क्योंकि आपको मैंने बताया था ऑक्सीडेशन रिडक्शन में पोटेशियम परमैंगनेट पर्पल कलर का होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो वो सेल्फ इंडिकेटर की तरह रिडॉक्स टाइट्रेशंस में यूज हो सकता है पोटेशियम परमैंगनेट। तो इंडिकेटर की भी डेफिनेशन में यहां पर लिखूंगा। तो ये इंस्ट्रूमेंटेशन सेटअप आपको समझ में आ गया होगा। हम हमेशा स्कूल में या आगे जब भी आप कॉलेज में भी कभी अगर केमिस्ट्री से रिलेटेड प्रैक्टिकल्स कर रहे हो तो आपको यही इंस्ट्रूमेंटेशन सेटअप एग्जामिनर देगा। हम क्या करते हैं, इससे 3 बार ये अगेन एंड अगेन रिपीट करके वॉल्यूम को चेक करते हैं। हमेशा वो वॉल्यूम वहीं आसपास वैल्यू पर देता है। तो ये कंफर्म करने के लिए होता है कि हाँ, जो पॉइंट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन या एंड पॉइंट हमने कैलकुलेट किया है, वॉल्यूम कैलकुलेट किया है नॉन सॉल्यूशन का, वो एकदम सही कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूं, वापस मैं आपको बोर्ड पर एक्सप्लेन करता हूं। हाँ बच्चों, तो मैंने वो जो इंस्ट्रूमेंटेशन सेटअप है उसको रिमूव कर दिया है। आपको होप आपने उसको ढंग से देख लिया होगा और कैसे मैंने वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया वो भी आपने समझ लिया होगा। देखिए, एक्चुअल तो मैं पूरा एक्सपेरिमेंट आपको परफॉर्म करके बता नहीं सकता हूं टाइट्रेशन, लेकिन प्रोसीजर पूरा 100% यही है, ठीक है। तो मैं जो अननोन सॉल्यूशन की आपको डेफिनेशन बता रहा था, जिसको हमने टाइट्रेंड भी बोला, मैंने आपको बताया कि हम इसकी कॉन्सेंट्रेशन को पता करने की कोशिश करते हैं, जो N2 है। इसका वॉल्यूम पिपेट से हम ट्रांसफर करते हैं कोनिकल फ्लास्क में, जो अभी आपको मैंने बताया था 20 मिलीलीटर है, और विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हम इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है N2 उसको पता करने की कोशिश करते हैं। तो यही हमने यहां पर टाइट्रेशन की डेफिनेशन में लिखा था, क्या, बाय विच वी कैन डिटरमाइन concentration of unknown solution with the help of concentration of known solution, ठीक है। ये मैंने एंड पॉइंट या पॉइंट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की आपको डेफिनेशन बताई। मैंने क्या डेफिनेशन बताई थी, पॉइंट
एंड एट विच रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस और बिटवीन ऑक्सीडेंट एंड रिएक्टेंट गोइंग टू बी कंप्लीटेड। या हम इसको डिफाइन कर सकते हैं वो पॉइंट जिसके ऊपर एसिड के मिलीक्विलेंट बेस के मिलीक्विलेंट के इक्वल हो जाते हैं, या फिर ऑक्सीडेंट के मिलीक्विलेंट रिडक्टेंट के मिलीक्विलेंट के इक्वल हो जाते हैं। ये जो इंस्ट्रूमेंटेशन सेटअप है, ये आपको अभी मैंने जो एक्चुअल था ग्लास से बने हुए सारे एपरेटस वो मैंने आपको बता दिया। ये ब्यूरेट 0 मिलीलीटर से 50 मिलीलीटर ब्यूरेट, इसमें हम जनरली स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेते हैं, टेकन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। और जो कोनिकल फ्लास्क है कंटेन्स अननोन सॉल्यूशन, इसके अंदर हम अननोन सॉल्यूशन लेते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है और अननोन सॉल्यूशन है उसमें हमको क्या क्या चीजें पता है वो हमने यहां पर मेंशन कर रखी है। तो अब जो एंड पॉइंट होता है उसके ऊपर हम अननोन सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को कैसे यहां पर लिखेंगे वो मैं लिख देता हूं। हाँ बच्चों, तो जैसा मैंने वहां पे लिखा है एंड पॉइंट या पॉइंट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में, यही मैंने यहां पे लिखा है कि एंड पॉइंट का मतलब है जहां एसिड के मिलीक्विलेंट बेस के मिलीक्विलेंट के इक्वल हो गए, या ऑक्सीडेंट के मिलीक्विलेंट रिडक्टेंट के मिलीक्विलेंट के इक्वल हो गए। अभी हमने जो नॉन सॉल्यूशन है उसकी नॉर्मेलिटी को N1 और वॉल्यूम को V1 अज्यूम किया। अच्छा, N1 नोन है और V1 जिसको हमने टाइट्रेशन वॉल्यूम बोला, टाइट्रेशन वॉल्यूम 25 मिलीलीटर, ये देखिए, तो ये मुझे पता चल गया एंड पॉइंट पर। और अननोन सॉल्यूशन के मिलीक्विलेंट N2 V2, मुझे N2 फाइंड करना है, और V2 जिसको हमने यहां पर पिपेट से कोनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर किया था, तो ये मुझे पता है ना, टेकन बाय पिपेट। तो स्टूडेंट इसकी हेल्प से हम यहां पर N2 को कैलकुलेट कर लेंगे। तो N2 किसके इक्वल हो जाएगा, N1 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 20। N1 नोन है, मतलब आपको ये नॉर्मेलिटी हमेशा पता होगी कि इस नॉर्मेलिटी का आप नोन सॉल्यूशन लेकर चले थे। तो ये N2 की आपको वैल्यू यहां पर दे देगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अननोन सॉल्यूशन। इसी प्रोसेस को अबव इज नोन एज टाइट्रेशन प्रोसेस। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। जब भी कभी टाइट्रेशन वर्ड आप देखते हैं कहीं लिखा हुआ, इसका मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये एक केमिकल क्वांटिटेटिव एनालिसिस मेथड है जिसमें विद द हेल्प ऑफ नोन सॉल्यूशन की हेल्प से हम अननोन सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करने की कोशिश करते हैं, डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं। और इक्वेशन तो ये लॉ ऑफ इक्विवेलेंस वाले ही हमारे यूज होगी। अच्छा, जो मैंने इंडिकेटर लिखा था उसकी डेफिनेशन को भी हम यहां पे लिख देते हैं। हाँ बच्चों, तो इंडिकेटर की जो डेफिनेशन है, इंडिकेटर जैसा मैंने आपको बताया कि दे आर वीक ऑर्गेनिक एसिड और वीक ऑर्गेनिक बेसिस। या तो वीक ऑर्गेनिक एसिड्स हैं या वीक ऑर्गेनिक बेसिस है, which are used to determine या which are help to determine end point of given titration। ये देखिए, तो जैसे हम वीक ऑर्गेनिक एसिड, ये फिनोल्फ्थिलीन है, इट इज फिनोल्फ्थिलीन। और ऐसे ही अगर हम वीक ऑर्गेनिक बेसिस की बात करते हैं तो ये स्टूडेंट्स मिथाइल ऑरेंज है। और ये जो दोनों ही टाइप के इंडिकेटर्स हैं, फिनोल्फ्थिलीन या मिथाइल ऑरेंज, ये हम एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस में यूज करते हैं। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं टाइप ऑफ टाइट्रेशंस। तो इसमें
जैसे फर्स्ट कैटेगरी एसिड बेस टाइट्रेशन। तो एसिड बेस टाइट्रेशन, इसका मतलब एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन। एंड अबव टाइप ऑफ इंडिकेटर्स, जैसे हमने लिखा है फेनोल्फ्थलीन या मिथाइल ऑरेंज, आर फ्रीक्वेंटली यूज इन एसिड बेस टाइट्रेशन। ओके स्टूडेंट्स, और जो सेकंड कैटेगरी है वो है रेडॉक्स टाइट्रेशंस। तो जो रेडॉक्स टाइट्रेशंस हैं, इसका मतलब ऑक्सीडेंट वर्सेस रिडक्टेंट। जैसे ऑक्सीडेंट जो बहुत ही फेमस है, पोटेशियम परमैंगनेट, और ये पर्पल कलर का होता है। तो क्योंकि ये खुद ही पर्पल कलर का है, तो ये एक सेल्फ इंडिकेटर की भी तरह एक्ट करता है, सेल्फ इंडिकेटर। ओके स्टूडेंट्स, सेल्फ इंडिकेटर। और इसका रिएक्शन हम कराते हैं रिडक्टेंट से। तो रिडक्टेंट में जैसे मैंने आपको बताया था, फेरस अमोनियम सल्फेट, मोर सॉल्ट के नाम से भी फेमस है, तो हम इनको रिडॉक्स टाइट्रेशंस भी बोलते हैं। तो देखिए, ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये हमने ऑलरेडी या तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में भी पढ़े थे, है ना, या अभी हम जो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का कॉन्सेप्ट है N1V1 इज इक्वल टू N2V2, वहां पर भी पढ़े हैं। तो टाइट्रेशन एक्चुअली ऑलरेडी कॉन्सेंट्रेशन में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैंने इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी थी वो आपको समझा दी। हाँ बच्चों, तो टाइट्रेशन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के बाद अब मैं इसमें कुछ और प्रॉब्लम्स यहां पर ऐड करूंगा। ये आपको टाइट्रेशन से रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम्स एग्जाम में देखने को मिलती हैं, या कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम डिस्कस करते हुए आ ही रहे हैं, उसको भी अगर और मैं कुछ प्रॉब्लम्स के थ्रू आपको समझाना चाहूं तो वो हम यहां पर वन बाय वन कुछ प्रॉब्लम्स के थ्रू देख रहे हैं। और फिर इस चैप्टर में अब हम लास्ट जो टॉपिक हमारा अब रह जाएगा उसके ऊपर आ जाएंगे, वो है एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो डिस्कस करेंगे। ये भी हमारे साथ केमिस्ट्री में बहुत आगे चलने जा रहा है, ठीक है। तो कुछ प्रॉब्लम्स को मैं यहां पर आपको पहले बता देता हूं। जैसे मैंने यहां पर लिखा है सम इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, इनमें से कुछ ब्रेन स्टॉर्मिंग प्रॉब्लम्स भी हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, वो मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। जैसे मैंने सबसे पहले यहां पे फर्स्ट प्रॉब्लम लिखा है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। विच कॉन्सेंट्रेशन टर्म या टर्म्स डू नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। इनमें से वो कौन सी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं जो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती हैं। आपको यहां पर ऑप्शंस गिवन हैं, जैसे फर्स्ट ऑप्शन गिवन है मोलालिटी, सेकंड मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी। तो देखिए, जो स्टूडेंट्स यहां पर नोटिसेबल पॉइंट है ना, जो मास दैट इज जो वेट होता है, वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करने से मास में कोई भी वेरिएशन नहीं होता है। वेरएस जो वॉल्यूम होता है स्टूडेंट्स, वो हमेशा टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। इसका मतलब यह हुआ कि जिन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में वॉल्यूम है, वो हमेशा टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करने से वेरी करेंगी, इंक्रीज या डिक्रीज होंगी। तो अगर मैं यहां पर देखूं, सबसे पहले जो फर्स्ट ऑप्शन है मोलैलिटी, तो मोलैलिटी का हमने क्या फॉर्मूला लिखा है? हमने लिखा है मोल्स ऑफ सॉल्यूट और डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। और स्टूडेंट, जो मोल होते हैं, क्या वो भी गिवन मास डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास ही होते हैं क्या?
हाँ, इसका मतलब यहां तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सब जगह मास है, और मास कभी भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब यह हुआ कि ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है। तो हमको ये आंसर पता चल गया मोलैरिटी। नेक्स्ट ऑप्शन मुझे गिवन है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी यहां पे फिर वही मोल्स ऑफ सॉल्यूट, बट दिस टाइम जो डिनोमिनेटर है उसमें है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और स्टूडेंट जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है ये तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। ओके, तो इसका मतलब जो आपसे पूछा गया था कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म डू नॉट डिपेंड, तो मोलैरिटी डिपेंड कर रही है, तो ये सही आंसर नहीं है। ऐसे ही हम सी ऑप्शन के ऊपर आ जाते हैं, मोल फ्रैक्शन। स्टूडेंट्स मोल फ्रैक्शन को हमने कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट किया था, मोल ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। ये देखिए यहां तो फिर वही मोल आ गए, और मोल का मतलब मास डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसका मतलब न्यूमरेटर में भी मास है और डिनोमिनेटर में भी मास है। इसका मतलब ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है। ये देखिए ये भी हमारा सही आंसर है, सी आंसर भी सही है। और अगर हम इसकी जगह डी आंसर को चेक करते हैं, नॉर्मेलिटी, तो स्टूडेंट अगर मैं नॉर्मेलिटी को देखूं यहां पर, तो नॉर्मेलिटी के अंदर हम यहां पर क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहां ऑब्जर्व कर रहे हैं इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, और डिवाइड बाय यहां पे फिर वही वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है। इसका मतलब अगर वॉल्यूम आ गया, इसका मतलब ये तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ये देखिए, तो आपसे इंडिपेंडेंट टर्म्स पूछे गए थे, तो स्टूडेंट कौन कौन से आंसर्स होंगे? एक आंसर होगा आपका मोलैरिटी और दूसरा आंसर होगा आपका मोल फ्रैक्शन। क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को? ढंग से नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, फ्रीक्वेंटली कंपैरेटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो जहां पर भी मास है, अच्छा इसकी जगह जैसे तुमको परसेंटेज बाय मास पूछ सकता था, परसेंटेज बाय मास में वही मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, तो इसका मतलब वहां पर भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंसी है। जबकि परसेंटेज बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो यहां से हम बहुत इजीली ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मास टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है, मास फ्लक्चुएट नहीं करता टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करने से। वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है, वॉल्यूम टेम्परेचर को बढ़ाने या कम करने से फ्लक्चुएट होता है। ओके, तो सभी स्टूडेंट ने नोट कर लिया होगा। हाँ बच्चों, तो अभी हमने ये जो टाइट्रेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा, इसमें आपको मैंने बताया कि लॉ ऑफ इक्विवेलेंस को अप्लाई करके अगर मुझे अननोन सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है विद द हेल्प ऑफ नोन सॉल्यूशन, तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के अकॉर्डिंग देखा N1V1 इज इक्वल टू N2V2। ओके, वेदर वो एसिड और बेस के हो सकते हैं या ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट के हो सकते हैं। हमने न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट को डिस्कस किया, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, जिसको हमने एंड पॉइंट भी बोला। उसके बाद मैं आपके साथ अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस किया कि अगर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का पूछा जाता है कि कौन टेम्परेचर डिपेंडेंट है और कौन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, तो वो भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड प्रॉब्लम है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो वो भी स्टूडेंट्स आपसे पूछी जा सकती है। अब क्योंकि ये सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हम पढ़ लिए हैं, है ना, वन बाय वन हमने अभी इससे पहले पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, इसका भी कॉन्सेप्ट पढ़ा। जो पार्ट्स पर नोटेशंस हैं वो भी आपको यहां पर क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो मैं कुछ और प्रॉब्लम्स आपको, ये जो टाइट्रेशन से रिलेटेड अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा या कॉन्सेंट्रेशन टर्म से रिलेटेड हमने जो यहां पे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, उनसे रिलेटेड मैं आपको सॉल्व करके और बता देता हूं, सो दैट आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा, आपको आगे प्रॉब्लम्स बनाने में बहुत हेल्प मिलेगी। और स्टूडेंट हम देख रहे हैं कि एक प्रॉब्लम को बनाने के बहुत सारे मेथड्स हैं। जैसे अभी हम जब केमिकल इक्वेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहे थे, तो वहां पर भी मैंने आपको मोल मेथड, इक्विवेलेंट मेथड, ये सब बताए थे नहीं बताए थे। तो हमारा कुल मिलाकर पर्पस है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए,
आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाए स्टोइचियोमेट्री से रिलेटेड कि हम किसी भी प्रॉब्लम को बहुत इजीली हिट कर पाए विद सेवरल मेथड्स। तो मैं वन बाय वन कुछ और यहां पर प्रॉब्लम्स आपको बता रहा हूं, आप उनको ढंग से समझिए, उनको नोट करिए, और जैसा मैं आपको बार बार टिप देते आ रहा हूं, वापस ये मान लीजिए कि उनके सॉल्यूशंस आपके पास नहीं है, अपने दिमाग को लगाकर उनको सॉल्व करिए। और सॉल्यूशंस तो मैं यहां पर आपको बता ही रहा हूं, अगर आपको कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन या डाउट जाता है, आप मेरे जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस है उनको रेफर करिए और फिर प्रैक्टिस करिए। तो इंपॉर्टेंट यहां पर है प्रैक्टिस करते रहना। ओके, चलिए, जैसे मैंने यहां पर लिखा है, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी ऑफ द फॉलोइंग। आपको नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी निकालनी है, और इसके लिए यहां पर गिवन है 0.74 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन 5 मिलीलीटर सॉल्यूशन। तो बच्चों, मुझे एक तो यहां पर गिवन है मास 0.74 ग्राम, और मुझे सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है 5 मिलीलीटर। ठीक है, नाउ अगर मैं नॉर्मेलिटी वाले फॉर्मूला से अप्रोच करता हूं, जैसे हमने नॉर्मेलिटी वाले फॉर्मूला में क्या पढ़ा है, इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, जैसे W/E ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और डिवाइड बाय अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो मल्टीप्लाई बाय 1000, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले यहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये बेस है, तो बेस का जो J फैक्टर होता है वो क्या होता है, एसिडिटी। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की एसिडिटी क्या है, 2 है। तो देखिए इसका GMM, कैल्शियम का 40, OH ये हो गया 17, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड बाय 2। क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को? तो यहां से हमने 74/2 मतलब 37 ग्राम इसका इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर लिया है। नाउ अब मैं इस फॉर्मूला में ये सारी वैल्यूज को पुट कर दूंगा। तो W 0.74 गिवन, इक्विवेलेंट मास 37, वॉल्यूम 5 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो बच्चों जब आप इसको सॉल्व करोगे, नॉर्मेलिटी 4 नॉर्मल आ जाएगी। और अगर आपको नॉर्मेलिटी पता चल गई तो वी हैव दिस फॉर्मूला, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू J फैक्टर इनटू मोलरिटी। तो यहां पे नॉर्मेलिटी मुझे पता चल गई, J फैक्टर पता है, तो मोलरिटी किसके इक्वल हो जाएगी, नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय J फैक्टर। तो आपको नॉर्मेलिटी पता है, J फैक्टर पता है, तो मोलरिटी आ गई। अच्छा, आप में से कोई सोच रहा होगा कि सर जैसे आपने नॉर्मेलिटी से किया, क्या मैं मोलरिटी से कर सकता था क्या? आंसर है हाँ। मोलरिटी का क्या फॉर्मूला है, यहां पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में मल्टीप्लाई बाय 1000। तो स्टूडेंट तुम खुद मोलरिटी से करके देखना, तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। यू विल फाइंड कि सेम ट्रैक पर हम चल रहे हैं। तो पहले मोलरिटी निकाल लेंगे और फिर वही इस फॉर्मूला से नॉर्मेलिटी निकाल लेंगे। नाउ जैसे मैंने आप देख रहे हैं यहां पर मेथड नंबर 2 लिख रखा है, मैंने लिखा है मिली इक्विवेलेंट इज इक्वल टू W/E इंटू 10 की पावर 3। स्टूडेंट्स हमने ये भी तो फॉर्मूला पढ़ा है, और आप देख रहे हैं कि इस फॉर्मूला में मुझे W पता है, ये देखिए W 0.74, मुझे इक्विवेलेंट मास पता है, ये देखिए 37 ग्राम जो हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निकाल रखा है, और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। ठीक है, वॉल्यूम मुझे पता है 5 मिलीलीटर सॉल्यूशन का। क्या यहां से मैं नॉर्मेलिटी निकाल सकता हूं क्या? आंसर है हाँ, मैं यहां से भी नॉर्मेलिटी निकाल सकता हूं। तो ये हो जाएगा 0.74 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 37 इंटू 5। देखिए ये रिजल्ट यही तो है। तो फॉर्मूला बहुत सारे हैं, लेकिन डायरेक्शन मतलब जो डेस्टिनेशन है हमारा वो एक ही है, रिजल्ट हमको एक ही मिलने वाला है। ओके, तो यहां से जब मैं नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करूंगा तो 4 नॉर्मल आएगा और मोलरिटी इसलिए 2 मोलर हो जाएगी। ये सेम आंसर आ गया। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? अच्छा, इसकी जगह जो सेकंड प्रॉब्लम में मैंने लिखा है वो यहां पर लिखा हुआ है कि 3.65 ग्राम ऑफ HCl इन 200 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। नाउ मुझे फिर वही मास गिवन है और वॉल्यूम गिवन है, तो अब तो बिल्कुल सेम ट्रैक पर तुम अप्रोच कर सकते हो। तो मास ऑफ HCl 3.65 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 200 मिलीलीटर, फिर वही मैं नॉर्मेलिटी से चलूंगा। अच्छा, HCl का इक्विवेलेंट मास, क्योंकि HCl एसिड है, J फैक्टर इसकी बेसिसिटी है जो 1 है, तो इक्विवेलेंट मास एंड मॉलिक्यूलर मास दोनों क्या हैं? सेम हैं। ओके, तो वेट ऑफ HCl 3.65, HCl का इक्विवेलेंट मास 36.5, वॉल्यूम 200 मिलीलीटर मल्टीप्लाई बाय 1000, क्योंकि मिलीलीटर में वॉल्यूम गिवन है। तो यहां से
आप देखेंगे कि आपको 0.5 नॉर्मेलिटी मिलेगी। और अगर आप इसको मोलरिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो HCl का J फैक्टर तो 1 है, नॉर्मेलिटी और मोलरिटी क्या है, सेम है। तो नॉर्मेलिटी अगर 0.5 नॉर्मल है तो मोलरिटी भी कितना होगा, 0.5 मोलर। अच्छा, इसकी जगह मेथड नंबर 2 जैसा हमने यहां पे अप्लाई किया, तो मिली इक्विवेलेंट इज इक्वल टू W बाई इंटू 10 की पावर 3। अच्छा बच्चों, अगर मैं इसकी जगह मिली मोल से जाता, ये देखिए MV, ये मिली मोल है, तो मिली मोल इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय व्हाट, ग्राम मॉलिक्यूलर मास इनटू 10 की पावर 3। तो तुमको अगर मोलरिटी पता होती पहले तो तुम इस फॉर्मूला से जाते, तुमको नॉर्मेलिटी पता है तुम इस फॉर्मूला से जा रहे हो। तो W यहां पर पता है 3.65, इक्विवेलेंट मास 36.5 और यहां पे वॉल्यूम 200 मिलीलीटर मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। ये देखिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां पे इंटू 10 की पावर 3 कर दूंगा, मैं इसको सॉल्व करूंगा तो फिर वही नॉर्मेलिटी 0.5 नॉर्मल मिल जाएगी। इससे तुम फिर मोलरिटी को भी एक्सप्रेस कर सकते हो, सेम आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स सभी को ये क्लियर हो गया प्रॉब्लम, इसको ढंग से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, डिक्टेट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं अब आपको बताऊंगा। हाँ बच्चों, जैसे नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए मैंने यहां पे लिखा है, अ सॉल्यूशन ऑफ 10 मिलीलीटर M/10 FeSO4। आपको 10 मिलीलीटर M/10 FeSO4 गिवन है, वॉज टाइट्रेटेड विद KMnO4 सॉल्यूशन इन एसिडिक मीडियम। तो देखिए, एक तो पोटेशियम पर मैग्नेट है और दूसरा FeSO4 है, मतलब Fe+2 है, फेरस सल्फेट। तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन है, एसिडिक मीडियम बोल रहा है। द अमाउंट ऑफ KMnO4 यूज्ड विल बी, आपको इस प्रॉब्लम में अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। लेकिन आप देख रहे हैं कि अमाउंट और ऑप्शंस में कुछ ऐसे गिवन है, 5 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर, 10 मिलीलीटर ऑफ 1.1 मोलर, ऐसे गिवन है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है स्टूडेंट्स, हम यहां पर इसको भी यहां पर कन्वर्ट करके देख लेंगे अमाउंट में। सबसे पहले आप ऊपर देखिए प्रॉब्लम में हमको जो गिवन है, हमको यहां पर गिवन है कि FeSO4 इसका 10 मिलीलीटर M/10 यहां रिएक्ट करता है KMnO4 के साथ और एसिडिक मीडियम में, इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, अब हमको यह पता है कि जो FeSO4 है यानी कि Fe+2 ये हमेशा Fe+3 में कन्वर्ट होता है, और जो KMnO4 है वो हमेशा एसिडिक मीडियम में Mn+2 में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब इसका जो J फैक्टर है वो कितना है, वो 5 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इससे मुझे यहां पर यह पता चल गया कि इसका जो नॉर्मेलिटी है वो 5 इंटू मोलरिटी होगी। ये देखिए, ये मुझे पता है स्टूडेंट्स। नाउ अब हम यहां पर देख रहे हैं कि मुझे यह पता करना है कि इस FeSO4 को रिएक्ट कराने के लिए KMnO4 का कितना मास चाहिए। तो मैं इस इक्वेशन को अब बैलेंस करने के चक्कर में नहीं पड़ता, मैं सिंपली यहां पर लिखता हूं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। ये देखिए, तो जब मैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाऊंगा तो मैं इसको लिख सकता हूं कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ फेरस सल्फेट ये इक्वल होंगे मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 के। यही तो स्टूडेंट लॉ ऑफ इक्विवेलेंस है ना। नाउ मिली इक्विवेलेंट फेरस सल्फेट के कितने हैं, देखिए मुझे यहां पे नॉर्मेलिटी फेरस सल्फेट की गिवन नहीं है, मोलरिटी गिवन है। लेकिन क्या स्टूडेंट मुझे J फैक्टर पता है क्या, आंसर है हाँ, +2 से +3, मतलब इस सिचुएशन में J फैक्टर 1 है। ये देखिए, अगर J फैक्टर 1 है इसका मतलब यहां तो नॉर्मेलिटी 1 इंटू मोलरिटी होगी। ये देखिए, इसका मतलब यह हुआ कि मुझे यहां पर फेरस सल्फेट के केस में नॉर्मेलिटी पता चल गई। अगर मोलरिटी 1/10 है तो नॉर्मेलिटी भी 1/10 है, तो ये 1/10 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना गिवन है स्टूडेंट, 10 मिलीलीटर, तो मिलीलीटर में वॉल्यूम होना भी चाहिए। तो ये तुमको पता चल गए मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। ये देखिए, तो कितना आ गया स्टूडेंट, ये तो 1 आ गया है, ये 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि फेरस सल्फेट के अगेंस्ट में
अगर मैं KMnO4 को टाइट्रेट करता हूं तो मुझे 1 मिली इक्विवेलेंट KMnO4 की रिक्वायरमेंट होगी। नाउ अब अगर ये 1 मिली इक्विवेलेंट KMnO4 की रिक्वायरमेंट है तो मैं ये जितने भी ऑप्शंस मुझे यहां पर गिवन है उन सभी को चेक कर लेता हूं मिली इक्विवेलेंट निकालकर, क्या सब में से किसी की वैल्यू 1 मिली इक्विवेलेंट आ रही है क्या, तो दैट विल बी द करेक्ट आंसर। तो चेक कर लेते हैं जरा। देखिए स्टूडेंट्स, तो जैसे अब मैंने ये जो मिली इक्विवेलेंट KMnO4 के यहां पर निकाल लिए हैं, 1 अगेंस्ट FeSO4 रिक्वायर्ड है, तो 1 बाय 1 इन सभी ऑप्शन से इस आंसर को जरा मैच करके देखते हैं। हमने ये पहले ही पता कर लिया है कि KMnO4 के लिए नॉर्मेलिटी इज 5 टाइम्स ऑफ मोलरिटी। तो मुझे जो फर्स्ट ऑप्शन गिवन है 5 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर, ये देखिए, तो क्योंकि यहां मोलरिटी गिवन है मैं सबसे पहले इसको नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करता हूं। 5 इंटू मोलरिटी, तो 0.1 वैल्यू मोलरिटी की है, तो 5 इंटू 0.1 तो 0.5 नॉर्मल आ गया। अब मुझे नॉर्मेलिटी पता है, वॉल्यूम पता है, तो नॉर्मेलिटी यहां पर हो गया 0.5, वॉल्यूम 5 मिलीलीटर, इसलिए 2.5 मिली इक्विवेलेंट आ गए, जबकि यहां आंसर हमारा 1 है। इसका मतलब ये रॉन्ग आंसर है। ऐसे ही अगर मैं बी ऑप्शन पे आता हूं 10 मिलीलीटर ऑफ 1.1 मोलर, तो नॉर्मेलिटी ये हो गया 5 टाइम्स 1.1 मतलब 5.5 नॉर्मल। तो मिली इक्विवेलेंट यहां से हम निकाल लेंगे KMnO4 के, नॉर्मेलिटी 5.5, वॉल्यूम 10 मिलीलीटर, तो ये 55 मिली इक्विवेलेंट आ गए। ये भी सही आंसर नहीं है। सी ऑप्शन 10 मिलीलीटर 0.5 मोलर, तो नॉर्मेलिटी 5 टाइम्स 0.5 के, इसका मतलब 2.5 नॉर्मल आ गया। अब मैं मिली इक्विवेलेंट लिख लूंगा KMnO4 के, 2.5 नॉर्मल और वॉल्यूम इसका 10 मिलीलीटर, तो 25 मिली इक्विवेलेंट आ गए। ये भी आंसर सही नहीं है। और लास्ट जो ऑप्शन है 10 मिलीलीटर ऑफ 0.02 मोलर, ये देखिए, तो इसको जरा मैच करके देखते हैं। सबसे पहले नॉर्मेलिटी 5 टाइम्स ऑफ 0.02, तो ये 0.1 नॉर्मल आ जाएगा, और इससे फिर हम मिली इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने जाएंगे, तो 0.1 नॉर्मेलिटी, वॉल्यूम 10, तो ये देखिए 1 आंसर आ गया। यही आंसर है। इसका मतलब ये जो अमाउंट है KMnO4 का, वो फेरस सल्फेट जो है उसके अगेंस्ट में लगेगा। तो आपको डायरेक्ट अमाउंट मास या ग्राम में गिवन ना होकर यहां पर वॉल्यूम एंड मोलरिटी या वॉल्यूम या नॉर्मेलिटी की टर्म्स में गिवन हो सकता था। तो विच आंसर इज करेक्ट? आपका आंसर होगा डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखेंगे। हाँ स्टूडेंट्स, मैंने यहां पे नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखा है, हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 are needed to dissolve 0.5 ग्राम ऑफ कॉपर 2 कार्बोनेट। ये जो आप देख रहे हैं ब्रैकेट में 2 लिखा हुआ है, ये एक्चुअली कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर है। इस टाइप के रिप्रेजेंटेशन को जब रोमन नंबर में हम किसी के ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये स्टॉक नोटेशन भी कहलाते हैं स्टूडेंट्स। क्या बोलते हैं इनको? स्टॉक नोटेशन। ओके, तो यहां सबसे पहले हम देख रहे हैं हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ 0.5 मोलर H2SO4, इसका मतलब मुझे वॉल्यूम ऑफ H2SO4 कैलकुलेट करना है। यह मुझे कैलकुलेट करना है और मैं यहां पे सीधे ही लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा देता हूं। और लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का क्या बेनिफिट है स्टूडेंट? हम लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, जैसे हम देख रहे हैं यहां पर कि H2SO4 को कॉपर 2 कार्बोनेट से रिएक्ट करा रहे हैं, तो कॉपर CuCO3 हो जाएगा। क्यों? कॉपर +2 है और कार्बोनेट -2 होता है, तो CuCO3। और इससे क्या बन रहे हैं? इससे हमको लॉ ऑफ इक्विवेलेंस में कोई रिलेशन नहीं है। हम सिंपली दोनों के मिली इक्विवेलेंट को इक्वेट कर सकते हैं या इक्विवेलेंट को इक्वेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर देख रहे हैं कि मुझे H2SO4 की मोलरिटी गिवन है। ठीक है, क्या मुझे H2SO4 का J फैक्टर पता है? आंसर है हां। तो इसका J फैक्टर कितना होता है स्टूडेंट? 2 होता है। इसका मतलब इसकी जो नॉर्मेलिटी है वो 2 टाइम्स मोलरिटी की होगी। तो मैं यहां पर लिखता हूं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के अकॉर्डिंग H2SO4 के मिली इक्विवेलेंट इज इक्वल टू
कॉपर कार्बोनेट के मिली इक्विवेलेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो मिली इक्विवेलेंट H2SO4 के हैं, मुझे वहां पर नॉर्मेलिटी पता चल गई है, 0.5 मोलरिटी है। तो देखिए नॉर्मेलिटी को मैं क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा मैं 2 इंटू 0.5 मल्टीप्लाई बाय, हमको H2SO4 का वॉल्यूम निकालना है, इज इक्वल टू, अब मुझे यहां जो कॉपर कार्बोनेट है उसके मिली इक्विवेलेंट पता चल गए, ये अब कॉपर कार्बोनेट के भी मिली इक्विवेलेंट है। अरे एग्रीड और नॉट, सही बोल रहा हूं नहीं बोल रहा हूं? यस। अच्छा, हमको क्योंकि यहां पे कॉपर कार्बोनेट का मास गिवन है, तो हमने अभी ये रिलेशन लिखा था स्टूडेंट, देखिए क्या रिलेशन लिखा था कि मैं जो Nv है उसको ऐसे लिख सकता हूं, W/E इंटू 10 की पावर 3, ये देखिए, और E का मतलब है इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर कार्बोनेट। तो स्टूडेंट कॉपर कार्बोनेट का जो J फैक्टर होगा वो क्या होगा, 2 होगा, सॉल्ट है ये। तो यहां पे हम सिंपली इसको ऐसे मेंशन कर सकते हैं कि W ऑफ कॉपर कार्बोनेट और इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर कार्बोनेट और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, ये देखिए। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? नाउ मुझे वॉल्यूम निकालना है H2SO4 का। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ H2SO4 ये इक्वल हो जाएगा वेट ऑफ कॉपर कार्बोनेट मल्टीप्लाई बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1000, आई एम सॉरी 1000, और ये डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर कार्बोनेट मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 0.5, ये देखिए। तो स्टूडेंट हमको कॉपर कार्बोनेट का मास ऑलरेडी गिवन है 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय कॉपर कार्बोनेट का इक्विवेलेंट मास। हाँ बच्चों, जो कॉपर का एग्जैक्ट ग्राम एटॉमिक मास है ना वो 63.5 है। गम ऑफ कॉपर, इसको 63.5 याद रख लीजिए। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, ये हमारे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि हम एक एक एलिमेंट के ग्राम एटॉमिक मास को याद रख लें। तो ये तो आपको एग्जामिनर बताया करेगा, लेकिन जो हमने ग्राम एटॉमिक मास की टेबल बनाई है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और यूजफुल है। वो एटम्स, एलिमेंट्स, उनके ग्राम एटॉमिक मास तो टिप्स पर होने ही चाहिए। तो यहां जब मैंने कॉपर कार्बोनेट का इक्विवेलेंट मास निकाला तो इसको सम करके डिवाइड बाय 2 कर दिया, जो इसका J फैक्टर है। तो ये मुझे कॉपर कार्बोनेट का इक्विवेलेंट मास मिल गया 61.75, और 2 इंटू 0.5 ये तो 1 है ही, तो 0.5 जो मास है कॉपर कार्बोनेट का मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 61.75, तो ये आपको वॉल्यूम मिल जाएगा स्टूडेंट 8.097 मिलीलीटर। ये देखिए, ये आपसे पूछा गया था वॉल्यूम ऑफ H2SO4। ये देखिए, तो ये स्टूडेंट हमने लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का यूज करते हुए प्रॉब्लम को बना लिया, जिसमें हमने सिंपली H2SO4 और कॉपर कार्बोनेट के जो मिली इक्विवेलेंट्स हैं उनको इक्वेट कर दिया। अब क्योंकि मैं ये इक्वेशन तो पूरी बना ही सकता था, इजीली इसको मैं कॉन्स्टिट्यूट कर सकता था, तो मैं यहां पे मोल मेथड भी अप्लाई करके आपको बता देता हूं। ठीक है, तो मैंने लिखा है ऑल्टरनेटिवली यू कैन अप्लाई मोल मेथड टू। तो वो कैसे अप्लाई करोगे, उसके लिए मुझे पूरी इक्वेशन को पहले फ्रेम करना पड़ेगा। तो देखिए H2SO4 कॉपर कार्बोनेट से रिएक्ट कर रहा है, तो बन रहा होगा H2CO3 प्लस कॉपर सल्फेट। तो ये जैसे ही हमने पूरी इक्वेशन को यहां पे फ्रेम किया, अब मैं इसको बैलेंस करूंगा अगर मुझे मोल मेथड लगाना है। तो ये ऑलरेडी बैलेंस है बच्चों। अब अगर बैलेंस है तो मैं इमीडिएटली मोल लिख सकता हूं। तो 1 मोल H2SO4 1 मोल कॉपर कार्बोनेट से रिएक्ट कर रहा है, तो ये तो बैलेंस इक्वेशन के मोल आ गए। अब आपको गिवन है क्या, आपको H2SO4 की मोलरिटी गिवन है और वॉल्यूम निकालना है। तो देखिए मैं यहां पे क्या करता हूं, H2SO4 के मैं मिली मोल जानता हूं। कैसे, मुझे मोलरिटी पता है 0.5, वॉल्यूम यहां पे निकालना है, और मैं कॉपर कार्बोनेट का मास जानता हूं 0.5 ग्राम गिवन है। अच्छा, जैसे हम मिली इक्विवेलेंट को यूज करते हुए आ रहे हैं, वैसे अगर स्टूडेंट हम मिली मोल को यूज करेंगे तो देखिए मिली मोल को अगर तुम मोल की टर्म्स में लिखोगे, मोल मतलब मास डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास,
तो ये मैंने मिली मोल को मोल की टर्म्स में लिखा है, तो मिली मोल इज इक्वल टू मोल इंटू 10 की पावर 3। इसको समझ लीजिए सभी स्टूडेंट्स, ठीक है। जस्ट लाइक एस मिली इक्विवेलेंट, हमने जैसा मिली इक्विवेलेंट में किया था वैसे हमने यहां मिली मोल में किया है। तो मैं क्या कर सकता हूं, अगर इसको मिली मोल की टर्म्स में मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहा हूं बैलेंस करके, तो देखिए मैंने यहां पे लिखा है कि मिली मोल H2SO4 के ये इक्वल है मिली मोल कॉपर कार्बोनेट के, और मुझे यहां पे H2SO4 की मोलरिटी गिवन है 0.5, मुझे वॉल्यूम निकालना है, और मुझे कॉपर कार्बोनेट के ना तो मोलरिटी पता है ना वॉल्यूम पता है, लेकिन मिली मोल को मैंने मोल के टर्म्स में देखिए ऐसे लिख दिया है, मास ऑफ कॉपर कार्बोनेट डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। देखिए पूरा एप्लीकेशन पार्ट है, पूरा दिमाग चलाने वाली बात है, ठीक है। तो यहां से मैं जब H2SO4 का वॉल्यूम कैलकुलेट करने जाऊंगा मिलीलीटर में, तो कॉपर कार्बोनेट का मास नोन है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास 123.5 जो अभी हमने यहां पर भी लिखा था, और इसको फिर 2 से डिवाइड करना पड़ गया था क्योंकि यहां मुझे इक्विवेलेंट मास की जरूरत थी, ठीक है, इंटू 10 की पावर 3, और ये जो 0.5 है ये भी यहां पर डिनोमिनेटर में आ गया। तो अब 0.5 से 0.5 कैंसिल हो जाएगा और मुझे H2SO4 का जो वॉल्यूम है वो फिर 8.097 मिलीलीटर मिल जाएगा। ये देखिए, तो तुम देखो दोनों रिजल्ट्स सेम हैं। ये मजा है, मैजिक है केमिस्ट्री का, एप्लीकेशन पार्ट है, इतने सारे मेथड्स हैं, रिजल्ट इट मींस व्हाट, डेस्टिनेशन सबका सेम है। तो पूरी कहानी प्रैक्टिस की है, जितनी बढ़िया प्रैक्टिस करोगे उतना तुम कॉन्फिडेंटली प्रॉब्लम्स को बना पाओगे। और मैं आपके साथ तो हमेशा हूं ही, खूब प्रैक्टिस करिए, प्रॉब्लम्स के साथ खेलिए, एंजॉय करिए उनको, और फिर कॉन्फिडेंस अपना बढ़ाते जाइए। हाँ बच्चों, जैसे मैं यहां पे नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखा हूं, इसमें मैंने लिखा है एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 6.3 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट। ये देखिए ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट, ये अभी हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, है ना। इज मेड अप टू 250 मिलीलीटर, मतलब यहां एक सॉल्यूशन हमने ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट का बनाया, ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट, कितना इसका मास यूज किया, 6.3 ग्राम, 6.3 ग्राम इसका वेट हमने यूज किया, और 250 मिलीलीटर सॉल्यूशन का वॉल्यूम मेंटेन किया। अब बोल रहा है द वॉल्यूम ऑफ 0.1 नॉर्मल NaOH रिक्वायर्ड, क्योंकि ये एसिड है, इसको हमने NaOH के अगेंस्ट में रिएक्ट कराया, और NaOH ये 0.1 नॉर्मल इसकी नॉर्मेलिटी है, और मुझे इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है टू कंप्लीटली न्यूट्रलाइज 10 मिलीलीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो मुझे NaOH का वॉल्यूम यहां पर पता करना है। हमने क्या किया, ये जो सॉल्यूशन बनाया है इट्स 10 मिलीलीटर हमने NaOH के साथ यहां पर रिएक्ट कराया कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन करने में। जो स्टूडेंट मैंने आपको अभी टाइट्रेशन में बताया था ना कि हमने पिपेट से 10 मिलीलीटर को सक किया और फिर हमने NaOH के अगेंस्ट में उसको रिएक्ट कराया, तो मुझे अब NaOH का कितना वॉल्यूम कंज्यूम हुआ ये पता करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। तो स्टूडेंट जब भी हम कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन की बात करेंगे तो आपको जैसा मैं बताता आ ही रहा हूं कि मिली इक्विवेलेंट यहां पर ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट के ये इक्वल हो जाएंगे मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH के। ये देखिए, और मैं सबसे पहले ऑक्सैलिक एसिड का जो वॉल्यूम यूज्ड हुआ अगेंस्ट NaOH वो तो 10 मिलीलीटर हुआ, लेकिन इसकी नॉर्मेलिटी क्या है वो हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा। मुझे ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट का मास गिवन है, मुझे यहां पर गिवन है कि हमने 250 मिलीलीटर सॉल्यूशन में ऑक्सैलिक एसिड को प्रिपेयर किया था, बनाया था। तो मैं सबसे पहले नॉर्मेलिटी निकालूंगा और आफ्टर दैट फिर मैं वहां से NaOH का वॉल्यूम पता करूंगा। तो देखिए कैसे हम यहां कैलकुलेट करेंगे नॉर्मेलिटी ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट की।
ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट क्या होगा स्टूडेंट? ये हमने डिस्कस किया, ऑक्सैलिक एसिड ये होता है देखिए, और डाइहाइड्रेट 2H2। तो अगर ऑक्सैलिक एसिड का यहां पर ग्राम मॉलिक्यूलर मास देखें तो देखिए कार्बन 12 इंटू 2 24, ऑक्सीजन 4 है तो 64, 24 प्लस 64, हाइड्रोजन 2 है और प्लस 2 वाटर है तो 2 इंटू 18। तो ये आपका कितना हो गया स्टूडेंट्स? यहां पे ये हो गया आपका 66 और 24, और ये 36। ये देखिए, इसका मतलब ये आपको ग्राम मॉलिक्यूलर मास पता चल गया, जीएमएम ये 126 ग्राम है। तो अगर मुझे यहां ऑक्सैलिक एसिड का ग्राम मॉलिक्यूलर मास पता है तो सबसे पहले हम इक्विवेलेंट मास निकाल लेते हैं ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट का। क्या होता है इसका जे फैक्टर? इसका जे फैक्टर, क्योंकि ये एसिड है, इट हैज बेसिसिटी, तो 2 होगा। तो इसका मतलब 126 ग्राम डिवाइड बाय 2। ये देखिए, ये आपको कितना मिल जाएगा? 63 ग्राम। ये देखिए, और इससे अब मैं नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर लूंगा ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट की। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? फॉर्मूला W बाय E डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250 मिलीलीटर है, मल्टीप्लाई बाय 1000। ये देखिए, ये हो गया इसका नॉर्मेलिटी। तो स्टूडेंट्स, मास कितना है? 6.3 ग्राम। इट इज 6.3 ग्राम डिवाइड बाय, अभी हमने इक्विवेलेंट मास निकाला 63 ग्राम, और ये 250,000 डिवाइडेड बाय 250 मतलब 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए, तो ये स्टूडेंट तुमको नॉर्मेलिटी पता चल गई। नाउ अब मैं यहां पे मिली इक्विवेलेंट जो हमने लिखा था ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट, इसको इक्वेट कर दूंगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH से। ये देखिए, तुमको नॉर्मेलिटी वहां पर ऑलरेडी पता चल गई है। इट इज 6.3 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 63 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट। ये कितना है स्टूडेंट? 10 मिलीलीटर इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH। ये देखिए 0.1 नॉर्मल NaOH, तो ये 0.1 हो गया स्टूडेंट, और मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम निकालना है। तो यहां से जब तुम वॉल्यूम ऑफ NaOH कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 6.3 इंटू 4 इंटू 10 डिवाइड बाय 63 इंटू 0.1, 40 मिलीलीटर आ जाएगा। ये देखिए, NaOH का वॉल्यूम जो ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने में लगेगा, 40 मिलीलीटर। तो स्टूडेंट, कहां ये आंसर गिवन है? ए आंसर गिवन है। हाँ बच्चों, नेक्स्ट जो मैंने प्रॉब्लम लिखा है उसमें मैंने लिखा है इन द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ Na2S2O3। ये जो Na2S2O3 है इसको हम हाइपो भी बोलते हैं स्टूडेंट्स, Na2S2O3 यूजिंग पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट और Na2S2O3 को हम रिएक्ट करा रहे हैं, और फिर बोल रहा है बाय आयोडोमेट्री। तो आयोडोमेट्री इट इज अ टाइप ऑफ टाइट्रेशन, रेडॉक्स टाइट्रेशन स्टूडेंट्स, ठीक है? आयोडोमेट्री एंड आयोडीमेट्री, तो दोनों में से आपको कोई भी टर्म मिलता है, इट मींस ये रेडॉक्स टाइट्रेशन है। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट और Na2S2O3 का रिएक्शन है। फिर बोल रहा है द इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2Cr27 विल बी। इक्विवेलेंट वेट K2Cr27 का आपको निकालना है। ऑप्शंस आपको गिवन है, मॉलिक्यूलर वेट बाय 2, मॉलिक्यूलर वेट बाय 6, मॉलिक्यूलर वेट बाय 3 और मॉलिक्यूलर वेट। तो मैं यहां पर सबसे पहले देखूंगा कि जब मैं Na2S2O3 को पोटेशियम डाइक्रोमेट के अगेंस्ट में यहां पर रिएक्ट कराऊंगा, तो देखिए मुझे यहां पर गिवन नहीं है कि कौन सा मीडियम है, बट मैंने आपको स्टूडेंट्स ये बताया था कि पोटेशियम डाइक्रोमेट जनरली Cr3+ में कन्वर्ट होता है एसिडिक मीडियम में। तो एसिडिक मीडियम यहां पर सिर्फ पोटेशियम डाइक्रोमेट का कन्वर्जन Cr+3 में ही हो सकता है। तो मैं
इसके लिए यहां पर कैलकुलेट कर लूंगा जे फैक्टर, जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट करके आए हैं। पर क्रोमियम एटम ऑक्सीडेशन स्टेटस +6, यहां पर +3, तो 2 क्रोमियम है तो जे फैक्टर यहां पे 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और इस बेसिस पर यहां अगर हम कैलकुलेट करेंगे कि जे फैक्टर 6 है, तो इसका मतलब जो इक्विवेलेंट मास होगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ K2Cr2O7, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, जो भी मॉलिक्यूलर वेट है पोटेशियम डाइक्रोमेट का, उसको हम 6 से डिवाइड कर देंगे। तो आपसे इस प्रॉब्लम में पूछ रहा था इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2Cr2O7 बताइए, तो यहां पे आपने आंसर बी डिटेक्ट कर लिया है। स्टैंडर्डाइजेशन, आपको याद होगा अभी हमने नॉन सॉल्यूशन को बोला था स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, तो जो नॉन सॉल्यूशन होता है इट इज नोन एज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आल्सो, ठीक है। तो स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए Na2H2O3 का हमने यहां पर K2Cr2O7 के साथ इसको रिएक्ट कराया, तो इसलिए फिर आपसे एग्जामिनर ने पूछा है कि इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास बताइए पोटेशियम डाइक्रोमेट का, जो हमने यहां पर मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 6 कैलकुलेट कर लिया है। हाँ बच्चों, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम इस टाइट्रेशन के कॉन्सेप्ट में आपसे मैं डिस्कस कर रहा हूं, मैंने यहां पर लिखा है हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ 0.02 मोलर KMnO4 solution would be required to exactly titrate 25 milliliter of 0.2 molar ferrous nitrate FeNO3 whole twice solution in acidic medium। यहां पर आप देख रहे हैं कि फिर एसिडिक मीडियम गिवन है। अब जैसे अगर मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता हूं, तो अगेन या तो मैं इक्विवेलेंट मेथड अप्लाई करके देखता हूं और या मोल मेथड। जैसे मैंने आपको इक्विवेलेंट मेथड का जो एडवांटेज बताया है कि हमको यहां पर इक्वेशन को बैलेंस नहीं करना पड़ेगा, तो मैं सबसे पहले यहां पर देख रहा हूं जो पोटेशियम पर मैग्नेट है KMnO4, इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं FeNO3 होल ट्वाइस से, और एसिडिक मीडियम आपको गिवन है। ऑब्वियसली एसिडिक मीडियम KMnO4 हमेशा Mn+2 में कन्वर्ट होता है, और यहां FeNO3 होल ट्वाइस मतलब Fe यहां पर +2 है, ये Fe+3 में कन्वर्ट होता है, ये देखिए। तो अब अगर मैं यहां पर KMnO4 का जो वॉल्यूम है इसको V1 मान लेता हूं, जो मुझे कैलकुलेट करना है, और इसकी जो मोलरिटी गिवन है ये 0.02 मोलर गिवन है, और जो FeNO3 होल ट्वाइस है ये 0.2 मोलरिटी गिवन है ना, और इसको हम यहां पर M2 मान लेते हैं, ये M1, और ऐसे ही इसका जो वॉल्यूम है इसको V2 मान लेते हैं 25 मिलीलीटर, ये देखिए। अब अगर मैं यहां जैसे देख रहा हूं मुझे मोलरिटी गिवन है, और अगर मैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस अप्लाई करना चाहता हूं तो वी नीड नॉर्मेलिटी, हमको नॉर्मेलिटी की रिक्वायरमेंट है। तो यहां पे जो नॉर्मेलिटी है जिसको मैं N1 बोल देता हूं, J फैक्टर इंटू मोलरिटी होगी, ओके। और KMnO4 +7 से +2 में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब J फैक्टर कितना है, 5 है, और इसलिए यहां पे 5 इंटू मोलरिटी ये हो जाएगा 0.02, ओके। तो ये तुमको नॉर्मेलिटी पता चल गई, दिस इज नॉर्मेलिटी, N पता चल गया। और सिमिलरली अगर हम यहां देखेंगे जो फेरस नाइट्रेट है उसके अंदर +2 से +3, इसका मतलब इसका J फैक्टर तो 1 है, और इसलिए यहां पर जो N2 की वैल्यू होगी वो 0.2 ही होगी। J फैक्टर 1 होने के कारण नॉर्मेलिटी और मोलरिटी क्या है, सेम है। तो देखिए हमको आगे रिएक्शन को यहां पर बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब मेरे पास यहां पर N1 आ गया है, V1 मुझे निकालना है, N2 कैलकुलेट यहां पर करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी नोन है, और V2 भी मुझे पता है ना। तो हमसे पूछ रहा था हाउ मेनी मिलीलीटर, तो अब मैं यहां पर लिख सकता हूं कि KMnO4 वर्सेस यहां पर FeNO3 होल ट्वाइस है, तो N1V1 इज इक्वल टू N2V2, ओके। और इस सिचुएशन में मैं N1 यहां पर देख रहा हूं, ये है 5 इंटू 0.02, वॉल्यूम मुझे कैलकुलेट करना है। N2 यहां पर हमको N2 0.2 नोन है, और वॉल्यूम जो V2 है वो हमको 25 मिलीलीटर पता है।
तो इसका मतलब यहां से हम V1 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू 25 डिवाइड बाय 5 इंटू 0.02, ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो जब स्टूडेंट इसको हम सॉल्व करेंगे ये रिजल्ट आएगा 50 मिलीलीटर। ये देखिए ये आंसर है। तो कहां गिवन है ये आंसर आपको? ये आंसर आपको डी ऑप्शन में गिवन है 50 मिलीलीटर। अच्छा, ऑल्टरनेटिवली यहां अगर मैं मोल मेथड से जाता, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी टिप देकर आया हूं कि हमारे पास अगर आयनिक रिएक्शन है, मतलब जिसमें आयंस इन्वॉल्व हैं, जैसे यहां पर MnO4 माइनस पर मैग्नेट आयन है, KMnO4 मतलब पर मैग्नेट आयन, और FeNO3 होल ट्वाइस, इसका मतलब Fe+2 है, और इससे एसिडिक मीडियम में हमको यहां पर मिल रहा है Mn+2 और प्लस Fe+3 बन रहा है। तो अगर आप मोल मेथड अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? क्या होगा आपका स्टेप नंबर 1? आपका स्टेप नंबर 1 होगा कि आप इस इक्वेशन को बैलेंस करके सबसे पहले स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स पता करेंगे, तो वो आपको मोल देगा। या स्टूडेंट, फिर मैंने आपको इसके लिए एक टिप और दिया था। क्या टिप दिया था? हम अगर यहां पर MnO4 माइनस Fe+2, Mn+2 और Fe+3 किसी के भी एक कंपोनेंट के अगर मैं मोल निकालना चाहता हूं तो हम ये भी कॉन्सेप्ट फॉलो किए थे। क्या? मोल ऑफ वन कंपोनेंट, जैसे यहां पे MnO4 माइनस, डिवाइड बाय मोल ऑफ अदर कंपोनेंट, जैसे यहां पे Fe+2, इज इक्वल टू, ये रेसिप्रोकल के इक्वल होता है यहां पर J फैक्टर ऑफ Fe+2 जो Fe+3 में कन्वर्ट हो रहा है, और डिवाइड बाय J फैक्टर ऑफ MnO4 माइनस जो एसिडिक मीडियम में Mn+2 में कन्वर्ट हो रहा है। ये देखिए, तो यहां से मुझे पता चल जाएगा मोल ऑफ MnO4 माइनस और मोल ऑफ Fe+2 का रेशियो, ये मुझे पता चल जाएगा। तो MnO4 माइनस के मोल और Fe+2 के मोल, ये आपको यहां पर पता चल गए। तो हम अब उससे फिर आगे की पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हमको वॉल्यूम निकालना था, तो कैसे निकालेंगे? MnO4 माइनस, इसकी आपको मोलरिटी गिवन है 0.02 मोलर, इसका आपको वॉल्यूम निकालना है। ये देखिए V1 हमने इसको अज्यूम कर रखा है, और Fe+2 ये हो गया 0.2 और इसका वॉल्यूम 25 मिलीलीटर। तो हम क्या करेंगे, यहां M1V1 लिखेंगे जिसको हम बोलते हैं मिलीमोल। ये देखिए मिलीमोल MnO4 माइनस के, तो कितने हो जाएंगे स्टूडेंट? M1 ये है 0.02 मल्टीप्लाई बाय इसका वॉल्यूम जो हमको निकालना है। ओके, अगर तुमको मिलीमोल पता चल गए तो क्या तुम इसको मोल में कन्वर्ट कर सकते हो? आंसर है हां, हम इसको मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि जो मोल हैं वो मिलीमोल मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ होंगे। ये देखिए, तो ये सारे रिलेशन बहुत यूजफुल हैं, दिमाग चलाने वाली बात है, और पूरी कहानी प्रैक्टिस की है। तो हमने सबसे पहले तो M1V1 निकाल लिया, और ऐसे ही मैं यहां पर M2V2 निकाल लूंगा। तो M2V2 ये है मिलीमोल ऑफ Fe+2। ओके, तो आपको M2 पता है, ये 0.2 है, मल्टीप्लाई बाय इसका वॉल्यूम पता है 25, तो ये आपको पता है, इट इज नोन। और अब आपको V1 निकालना है, तो आप बहुत इजीली यहां से V1 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब आप देखेंगे कि V1, तो यहां से भी 50 मिलीलीटर ही आएगा। ओके, तो रेस्ट इसमें जो मैंने आपको हिंट दिए उससे आप खुद प्रैक्टिस करके खुद बनाकर देखिए, क्या आपको 50 मिलीलीटर आंसर मिल रहा है? तो चॉइस पूरी आपकी है। मैंने जो आपको बार बार बोलता हुआ आ रहा हूं कि अगर कार्बन से रिलेटेड कोई भी रिएक्शन है, ऑर्गेनिक रिएक्शन है, तो हमेशा मोल मेथड बेटर है। लेकिन अगर कोई आयोनिक रिएक्शन है जहां पर भी आयंस इन्वॉल्व हैं, तो हम उसमें इक्विवेलेंट मेथड भी लगा सकते हैं और मोल मेथड भी लगा सकते हैं। कंडीशन यह है कि इक्वेशन बैलेंस होना जरूरी है अगर तुम मोल मेथड लगा रहे हो। तो जहां तक मैं सोच रहा हूं कि जो टाइट्रेशन और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, ऑब्वियसली अभी हमने कुछ प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करी है, हम आगे प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो ये सफिशिएंट प्रॉब्लम्स हैं टाइट्रेशन की, जो आपको आगे और नई नई प्रॉब्लम्स अटेंड करने में
हेल्प करेंगी। ओके, हम कुछ यहां पर परसेंटेज प्योरिटी की प्रॉब्लम्स और ऐड करते हैं स्टूडेंट। इस टाइप की प्रॉब्लम भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिल सकती हैं स्टाइशियोमेट्री के अंदर, और ये हम आज टॉपिक फिर फिनिश करते हैं। हाँ बच्चों, टाइट्रेशन और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को फिनिश करने के बाद कुछ प्रॉब्लम्स मैं परसेंटेज प्योरिटी की आपके कॉन्सेप्ट्स में और ऐड कर देता हूं। यहां से भी जो जेई और नीट जैसे एग्जाम है उसके अंदर प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो हम किस टाइप से इन प्रॉब्लम्स को अटेंड करेंगे वो हम यहां पर समझ लेते हैं। जैसे मैंने यहां पे लिखा है सम मोर प्रॉब्लम्स। ओके, इस प्रॉब्लम में आपको यहां पर पूछ रहा है अमाउंट ऑफ पोटेशियम क्लोरेट मतलब KClO3 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इफ इट इज 80% प्योर। ये 80% प्योर का क्या मीनिंग है? इसको हम ऐसे समझें जैसे ये हमारे पास एक KClO3 का सैंपल है और इस सैंपल में हमारे पास कुछ इंप्योरिटीज भी हैं, सम इंप्योरिटीज। ये जो इंप्योरिटीज हैं ये KClO3 से जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनको बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मतलब जैसा हम पढ़ के आ चुके हैं कि जो KClO3 है वो KCl प्लस ऑक्सीजन बनाता है। ये इंट्रामोलिकुलर जो हमने रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ा है उसमें भी हमने डिस्कस किया था। अब क्योंकि इक्वेशन बहुत इजीली यहां पर बन गई, मैं मोल मेथड से इस प्रॉब्लम को अप्रोच करने की कोशिश करता हूं। तो इसके लिए इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। यहां 2 लगा देते हैं, यहां 2 लगा देते हैं और यहां 3 लगा देते हैं। तो देखिए मुझे मोल्स पता चल गए, 2 मोल्स और ये 3 मोल्स। और क्योंकि KCl से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन मुझसे नहीं पूछ रहा है एग्जामिनर, तो मैं अभी KCl को आगे आप यहां पर मेंशन नहीं करूंगा। तो मैं सबसे पहले यहां पर मास कैलकुलेट कर लेता हूं। तो 2 इंटू पोटेशियम ग्राम एटॉमिक मास 39, क्लोरीन का 35.5, ऑक्सीजन का 16 हम जानते ही हैं, तो 122.5 ग्राम आ जाएगा ये। ओके, बैलेंस इक्वेशन में। और ये 3 इंटू 32 ग्राम ऑक्सीजन गिवन है यहां पे। और आपको गिवन क्या है? आपको गिवन है कि हमको 48 ग्राम जो ऑक्सीजन है वो जनरेट करने के लिए KClO3 का कितना अमाउंट लगेगा जो 80% प्योर है। ओके, तो हम सबसे पहले यहां पर जो बैलेंस इक्वेशन है, फ्रॉम बैलेंस इक्वेशन, तो बैलेंस इक्वेशन को अगर आप देख रहे हैं तो इसको देखकर आप क्या यहां पर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 3 इंटू 32 ग्राम जब ऑक्सीजन है तो ये इतने KClO3 से प्रोड्यूस होती है। तो हम यहां पर लिख लेंगे 3 इंटू 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन जो गैस है प्रोड्यूस्ड बाय, ये हो जाएगा 2 इंटू 122.5 ग्राम ऑफ KClO3। ओके, और इसीलिए हम यहां पर मेंशन कर सकते हैं कि अगर 48 ग्राम जो ऑक्सीजन गैस है प्रोड्यूस्ड बाय, ये हो जाएगा 2 इंटू 122.5 ग्राम डिवाइड बाय 3 इंटू 32 और मल्टीप्लाई बाय 48 ग्राम ऑफ KClO3। ये देखिए, ये आपको अमाउंट ऑफ KClO3 पता चल जाएगा। ये कौन सा KClO3 है? तो स्टूडेंट ये प्योर KClO3 है, प्योर KClO3। और ये जो पूरा सैंपल KClO3 का है उसका ओनली 80% है। तो सबसे पहले हम इसको यहां पर सॉल्व करेंगे। अब ये तो 80% अमाउंट है एक्चुअल सैंपल ऑफ KClO3 का, इससे फिर हम KClO3 के पूरे सैंपल का जो अमाउंट है उसको पता करेंगे। दैट विल बी योर आंसर। तो उसको सॉल्व करिए जरा अपनी कॉपी में, मैं आपको इसका रिजल्ट बता रहा हूं। हाँ बच्चों, तो आपने जो वहां पे डेटा मैंने आपको भी दिया है उसको सॉल्व करा होगा। जो प्योर KClO3 है उसका अमाउंट हमको यहां पर मिल जाएगा। तो जब हम इस रेशियो को सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 122.5 ग्राम, 122.5 ग्राम। ओके, क्या ये प्योर KClO3 का अमाउंट है? यस, ये वो KClO3 है जो ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कर रहा है।
KCl का फॉर्मेशन कर रहा है। बट अभी मुझे ऑक्सीजन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही दिया गया था, तो इसलिए मैंने विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन KClO3 का अमाउंट निकाला। नाउ अब होल KClO3 सैंपल कितना है, तो ऑब्वियसली 122.5 ग्राम जो प्योर KClO3 है, इट इज 80% ऑफ 153.12 ग्राम ऑफ KClO3 सैंपल। मतलब अगर आप 153.12 का 80% कैलकुलेट करोगे, यू विल गेट 122.5 ग्राम। तो हमसे पूछा गया था कि अमाउंट ऑफ पोटेशियम क्लोरेट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, है ना, तो इसलिए यहां पर मुझे जो रिपोर्ट करना है आंसर, वो ये रिपोर्ट करना है। इट इज 153.12 ग्राम ऑफ KClO3 सैंपल। ये देखिए, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डायलॉग जो है उसको समझना सबसे पहले जरूरी है कि हमसे पूछ क्या रहा है। तो प्योरिटी की प्रॉब्लम अगर हमको मिलती है तो सबसे पहले हम पॉइंट्स को ढंग से समझ लें और फिर उसके बाद आंसर को रिपोर्ट करें। नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूं। हाँ बच्चों, जैसे नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर हम डिस्कशन अब करते हैं, इसके अंदर मैंने यहां पे लिखा है व्हेन 2.5 ग्राम ऑफ अ सैंपल ऑफ मोहर सॉल्ट रिएक्ट्स कंप्लीटली with 50 milliliter of N/10 KMnO4 solution, the percentage purity of the sample of मोहर salt will be। और क्योंकि मुझे यहां पर ये ऐसा गिवन नहीं है कि मीडियम कौन सा है, ठीक है, तो क्या मुझे मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी भी यहां पर, उसको चेक कर लेते हैं। और जनरली अगर कोई भी मीडियम गिवन नहीं होता तो फिर हम ये मानते हैं कि KMnO4 एसिडिक मीडियम के अंदर प्रेजेंट है। तो जैसे मोहर सॉल्ट, ये हम रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ के आए हैं, इट इज FeSO4.NH4 होल ट्वाइस SO4.6H2O। इट मींस यहां पर Fe+2 फॉर्म में है, और जो Fe+2 है वो KMnO4 से रिएक्ट कर रहा है, और हम जानते हैं एसिडिक मीडियम अगर होता है तो Mn+2 बनता है और प्लस Fe+2 Fe+3 में कन्वर्ट हो जाता है। पोटेशियम पर मैग्नेट, इट्स वॉल्यूम इज गिवन 50 मिलीलीटर, इट्स नॉर्मेलिटी इज गिवन N/10, और इसको हमको Fe+2 के सैंपल से रिएक्ट कराना है जो मोहर सॉल्ट का सैंपल है, तो वो 2.5 ग्राम है। तो स्टूडेंट्स, ये जो 2.5 ग्राम है ये मास ऑफ सैंपल है, मास ऑफ सैंपल, मतलब ये प्योरिटी और इंप्योरिटी दोनों चीजें इसके अंदर यहां पर मिली हुई हैं। ओके, जो प्योर होगा मोहर सॉल्ट वो KMnO4 से रिएक्ट करेगा। तो पहले हम ये पता कर लेते हैं कि कितना जो मोहर सॉल्ट है वो KMnO4 से रिएक्ट कर रहा है। और क्योंकि मैं आगे यहां पर पूरी इक्वेशन को बैलेंस नहीं करना चाहता, मैं सिंपली लॉ ऑफ इक्विवेलेंस अप्लाई कर लेता हूं। तो हमने क्या किया, KMnO4 के मिली इक्विवेलेंट को N2V2 अज्यूम कर लिया, जो Fe+2 मतलब मोहर सॉल्ट के मिली इक्विवेलेंट के इक्वल होंगे। क्योंकि मुझे पोटेशियम पर मैग्नेट की यहां पे नॉर्मेलिटी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है 1/10 मल्टीप्लाई बाय 50, तो देखिए मुझे Fe+2 के मिली इक्विवेलेंट पता चल गए, N1V1 Fe+2 के ये आ गए 5 मिली इक्विवेलेंट। कितने आ गए? 5 मिली इक्विवेलेंट। नाउ जो हम रिलेशन पढ़ के आए हैं कि अगर मैं मिली इक्विवेलेंट को इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना चाहता हूं क्योंकि मुझे मास रिक्वायर्ड है, तो ये देखिए मैंने इक्विवेलेंट का फॉर्मूला यहां पर अप्लाई कर दिया। इट इज W/E Fe+2 के इक्वल है N1V1 Fe+2 के मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। ओके, तो यहां पर N1V1 जो Fe+2 के हैं वो मुझे ऑलरेडी ऊपर पता है 5 इंटू 10 की पावर -3। अब मैं यहां से क्या मोहर सॉल्ट का मास कैलकुलेट कर सकता हूं? आंसर है हां। तो मोहर सॉल्ट का मास ये इक्वल हो जाएगा इक्विवेलेंट मास ऑफ मोहर सॉल्ट मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 10 की पावर -3, और इक्विवेलेंट मास ऑफ मोहर सॉल्ट, क्योंकि Fe+2 Fe+3 में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब J फैक्टर तो इसका 1 होगा। तो जो भी इसका इक्विवेलेंट मास है वो हमेशा ग्राम मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 1 होगा। तो फेरस अमोनियम सल्फेट Fe का 56 ग्राम एटॉमिक मास, सल्फेट 96, NH4 होल ट्वाइस ये 36 हो जाएगा, सल्फेट 96 और 6 इंटू वाटर। तो देखिए सबको ऐड कर दूंगा तो मुझे ग्राम मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा डिवाइडेड बाय 1, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 इंटू 10 की पावर -3 से। क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को? तो यहां से
मुझे मोहर सॉल्ट का मास मिल गया, इट इज 1.96 ग्राम। ये कौन सा मोहर सॉल्ट है? इट इज प्योर मोहर सॉल्ट। ये वो मोहर सॉल्ट है जो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ। रिएक्टेड विद KMnO4। और आपको अब ये पता करना था कि ये जो प्योर है, परसेंटेज ऑफ प्योरिटी आपसे पूछा गया था ऑफ द सैंपल। तो हम जब परसेंटेज प्योरिटी यहां पर कैलकुलेट करने जाएंगे तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो करेंगे कि जो प्योर मोहर सॉल्ट है इसका अमाउंट डिवाइड बाय जो टोटल मोहर सॉल्ट है, जिसमें प्योर प्लस इम्प्योर दोनों मिले हुए हैं, और मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखिए जो प्योर मोहर सॉल्ट है वो हमने 1.96 ग्राम कैलकुलेट किया है, डिवाइड बाय टोटल मोहर सॉल्ट का जो अमाउंट है वो 2.5 ग्राम है, और मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहां से स्टूडेंट हमको जो रिजल्ट देखने को मिलेगा 78.4%। ये परसेंटेज प्योरिटी है। तो है ना इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम? टाइट्रेशन मतलब हमने यहां पे मोहर सॉल्ट को पोटेशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्ट कराया, मतलब ये रिडॉक्स टाइट्रेशन का टाइप है, और उसमें परसेंटेज प्योरिटी का प्रॉब्लम आपसे पूछा गया। तो विच आंसर इज करेक्ट? ए आंसर इज करेक्ट। ओके, तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिल सकती हैं स्टूडेंट, परसेंटेज प्योरिटी का, या इससे पहले वाला एग्जांपल जो हमने डिस्कस किया। तो आई थिंक इतने सारे इलस्ट्रेशन से आपको अब धीरे धीरे ये समझ में आने लगा है टाइट्रेशन में कि हमको किस टाइप की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, और फिर हम अब कुछ नई प्रॉब्लम्स के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे थ्रू APPS, एडिशनल प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट। तो आप खुद जब प्रॉब्लम्स बनाएंगे, इतने सारे इलस्ट्रेशंस जो मैंने बनाए उनको देख देखकर, तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। तो हम अब नेक्स्ट क्लास में एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इनसे रिलेटेड कुछ डिस्कशन के लिए आगे बढ़ेंगे। ओके, तो प्रैक्टिस करते रहिए और फिर मिलते हैं। थैंक यू।